पहला क्वेश्चन दिया है द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। कहा गया किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तब उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर the resistance will also increase because resistance is directly proportional to temperature of conductor। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में चूँकि कहा गया कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है इसलिए बेटा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको इंक्रीजमेंट तो दिख रहा है लेकिन बी ऑप्शन में डिक्रीजमेंट है, डी ऑप्शन में भी डिक्रीजमेंट है, सी में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो अनरियल इंक्रीजमेंट है, इसलिए सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेजिस्टेंस शोज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है और बेटा आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है वोल्टेज और करंट के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम हाई पावर पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे वोल्टेज हमारा 9 मिल रहा है और करंट कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। तो आर की जो वैल्यू बनेगी बेटा ये बन जाएगी 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 0 मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 9 डिवाइड बाई 15। 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे आपकी वैल्यू बन जाएगी 3/5 ओम और इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा 3/5 ओम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A battery of 10 volt carries 20,000 coulombs of charge through a resistance of 20 ohm. The work done in 10 seconds is। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले इसको नोट करते हैं हम लोग। वोल्टेज की वैल्यू दी गई 10 वोल्ट, क्यू की वैल्यू दी गई है 20,000 कूलम। अब आपसे पूछा गया वर्क डन, बाकी भी कुछ क्वांटिटी दी गई है लेकिन हमसे वर्क डन पूछा गया, डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई। आपको पता है V इक्वल्स होता है W डिवाइडेड बाई Q, तो W की वैल्यू हो जाएगी Q मल्टीप्लाई बाई V। Q की वैल्यू दी गई 20,000, B की वैल्यू दी गई 10, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई। अब सबसे पहले 20,000 इंटू 10 करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमें जीरो कैलकुलेट करते हैं। 20,000 में 4 जीरो हैं और 10 में 1 जीरो है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। और इस हिसाब से ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बी ऑप्शन 2 इंटू 10 पावर 5 जूल ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा to get 2 ohm resistance using only 6 ohm resistors the number of them required। आपसे कहा गया टोटल रेजिस्टेंस हमें 6 ओम बनाना है और आपके पास 2-2 ओम के रेजिस्टेंस है, तो 2-2 ओम के रेजिस्टेंस कितनी बार आप ऐड करेंगे कि 6 ओम रेजिस्टेंस बन जाए। तो आपको पता है जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा दी गई हो तो हमें सभी रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड का आपका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो मेनी। इस तरीके से वैल्यू आपकी बनती है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई 2 ओम, R आपका दिया हुआ है 2 ओम। अब 2 ओम जो रेजिस्टेंस है उसको हमें बनाना है कितना, हमें 6 ओम बनाना है। तो 6 ओम बनाने के लिए बेटा हम कितने रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 6 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 3 रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से A and B in parallel, the physical quantity that will remain the same between the 2 पॉइंट each। बताया गया कि 2 क्वांटिटी दी गई हैं, क्वांटिटी A और क्वांटिटी B। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने के बाद आपसे पूछा गया है इन दोनों क्वांटिटीज़ में कौन सा ऐसा टर्म्स है जो सिमिलर होगा। देखिए आपने पढ़ा हुआ है बेटा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, पहला कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमारा 2 पॉइंट के बीच हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जो हमेशा बराबर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्टेज विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम इज, इसमें से आपसे कहा गया है कि यदि हम 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम के रेजिस्टेंस को कंबाइन करें तो लीस्ट रेजिस्टेंस क्या मिल सकता है। तो देखेंगे ज़रा, आपने पढ़ा हुआ पहले से कि इन पहला कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज इन द सर्किट। जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी पहला कॉम्बिनेशन में यदि सभी रेजिस्टेंस ऐड किए गए हों तो गिवन रेजिस्टेंस में सबसे लीस्ट वैल्यू से भी कम वैल्यू आपकी बनेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। पुनः ध्यान से सुने, यदि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पहला कॉम्बिनेशन में ऐड किए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अब क्या होगी, तब आप उस गिवन रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस ऐड किए जा रहे हैं उनमें आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बनेगी। मीन्स यहाँ पर गिवन रेजिस्टेंस आपके दिए गए हैं 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम्स, तब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है, जो आर की वैल्यू बन रही है सबसे लीस्ट, वो बन रही 1 ओम की। अब जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा बेटा वो 1 ओम के नीचे का होगा, मतलब आप कहेंगे इज लेस देन 1 ओम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। अब देखिए पूछा गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आपको एक थ्योरी पता होनी चाहिए कि टू फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी कंबाइन ऑल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू फाइंड मिनिमम रेजिस्टेंस वी कंबाइन ऑल द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। चूँकि क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा तरीका होगा कि 1/5 ओम के सभी रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें। तो मीन्स हो जाएगा 1/5 को 5 टाइम्स ऑफ ऐड करेंगे। अब इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी ये हो जाएगी 5/5, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 ओम, और 1 ओम मतलब 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द BI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर with the resistance R1, R2 and R3 respectively, which are the following is true। इसमें से कौन सा सही होगा यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए गए नाइक्रोम वायर के और उनका ग्राफ बनाया गया VI ग्राफ। तो आपको पता है कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द सेम पोटेंशियल। अगर वोल्टेज हम बराबर रखें तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बनता है। इसका मतलब ये होगा कि हायर रेजिस्टेंस वुड अलाउ द लेस करंट टू पास थ्रू इट्स व्हिच इज शोन बाय द फिगर। हायर रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट पास होगी, इसलिए आपका 3rd ऑप्शन सही आंसर होगा। R3 इज ग्रेटर दैन R2 इज ग्रेटर दैन R1, ठीक है ना। तो देखिए जैसा R3 वाले में रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए करंट की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी। R2 में रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, और R1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसलिए करंट की वैल्यू R1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है किस केस में। ऑप्शन है आपके द मटेरियल इज चेंज, द टेम्परेचर इज चेंज, द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज एंड बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। चूँकि आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज, यदि रेजिस्टर का शेप चेंज किया जाए तब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए मटेरियल का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, आंसर आपका हो जाएगा शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है किस केस में? ऑप्शन है आपके द मटेरियल इज चेंज, द टेम्परेचर इज चेंज, द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज एंड बोथ मटेरियल एंड रेजिस्टर, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। चूँकि आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज, यदि रेजिस्टर का शेप चेंज किया जाए तब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए मटेरियल का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, आंसर आपका हो जाएगा शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज, इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है इंसुलेटर से करंट पास नहीं हो सकती, जब करंट पास नहीं होगी, करंट की वैल्यू 0 है, उस केस में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली हाई। इनफाइनाइटली हाई ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मटेरियल, एनी गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी मेटालिक वायर के किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपसे पूछा गया है। थिकनेस पर, शेप पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर या उसके लेंथ पर। तो आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमेशा किसी वायर के मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये आंसर आपका करेक्ट है। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखिए, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर में रिस्पेक्ट में होती है। 10⁻⁸ ओम मीटर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट बर्न्स व्हेन यूज विथ अ गुड हीटर, इट इज एडवाइज टू यूज अ फ्यूज वायर ऑफ। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट द वर्किंग ऑफ हीटर प्रॉपरली फ्यूज वायर ऑफ हायर रेटिंग मस्ट बी यूज। जब हमें हीटर का यूज करना है, मतलब ज़्यादा पावर वाले अप्लायंसेस यूज करने हैं, तो हमें फ्यूज वायर हाई रेटिंग का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें कौन सा फ्यूज वायर लगेगा, मोर लेंथ लगेगा नहीं, लेस रेडियस बिल्कुल नहीं लग सकता, लेस लेंथ बिल्कुल नहीं लग सकता, मोर रेडियस ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाई पावर रेटिंग का हमें फ्यूज यूज करना है, इसलिए फ्यूज वायर आपका कैसा होना चाहिए, ज़्यादा रेडियस का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हुज फर्स्ट स्टडीड, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में बात की। तो करंट के बारे में सबसे पहले बात की थी बेटा आंद्रे मैरी एम्पियर साहब ने। आपने एम्पियर भी अगर एग्जाम में लिखा तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो करंट के बारे में सबसे पहले बात की थी किसने, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। और रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बात की थी बेटा साइमन ओम ने। ओम्स लॉ उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो आप याद रखेंगे करंट की सबसे पहले बात की थी आंद्रे मैरी एम्पियर, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अलग अलग नाम मत रखिएगा। आंद्रे मैरी एम्पियर एक ही व्यक्ति के नाम है। रेजिस्टेंस की बात सबसे पहले साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए करंट के नाम के आगे आप आंद्रे मैरी एम्पियर लिखेंगे, रेजिस्टेंस के आगे आप साइमन ओम लिखेंगे।